जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के 8 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। और धन्यवाद उनका जिन्होंने मैं प्रश्न भेजा है। वे हैं प्रणव, अमित, सुमित और अनिल। और भी विद्यार्थी हैं दोस्तों जिनका तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने मैं प्रश्न भेजा, जिन्हें आगामी आने वाले विद्यार्थियों को इससे बहुत सहायता मिलेगी, है ना। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, 96वां स्थान पर है दोस्तों। अगला प्रश्न है 2025 के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो वह है दोस्तों कार्लोस अल्कराज, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, कार्लोस अल्कराज हैं इसके सही उत्तर। और इन्होंने हराया किसे दोस्तों। तो इन्होंने जेनिक सीनर को हराया है। अगला प्रश्न है विजेता इसके कार्लोस अल्कराज है जिनका संबंध स्पेन से है, और उप विजेता जेनिक सीनर है जिनका संबंध इटली से है दोस्तों। सभी प्रश्नों को भी हम लोग देखते चलेंगे दोस्तों, इसी तरह से आपके प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और महिला एकल कोको गॉफ ने जीता है जो कि अमेरिका के हैं, और हराया है किसे, आर्याना साबालेंका जो कि बेलारूस की है। फ्रेंच ओपन 2025 का आयोजन 19 मई से शुरू होकर 8 जून 2025 को समाप्त हुआ था, और टूर्नामेंट पेरिस के स्टैंड रोलैंड गैरोस में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है शक्ति युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ है। तो यह शक्ति युद्ध अभ्यास जो है सो भारत और फ्रांस के मध्य जो है सो आयोजित हुआ है दोस्तों। इसको भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। और शक्ति युद्ध अभ्यास एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है दोस्तों। यह अभ्यास भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग, रणनीतिक समन्वय और आतंकवाद रोधी अभियानों में दक्षता बढ़ाना है। 8वां संस्करण था यह दोस्तों, जो कि 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक फ्रांस के ला कावेलरी में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है मई 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो ये है डॉक्टर पूनम गुप्ता। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला इसमें से इसका डिस्क्रिप्शन देख सकेंगे दोस्तों। तो भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर और अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अगला प्रश्न है ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता के अपने प्रसिद्ध प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था। तो हम लोग जानते हैं कि मटर के पौधे का प्रयोग किया था दोस्तों। यह बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ना। कारण है कि मेंडल ने मटर के पौधे को इसलिए चुना क्योंकि इन्हें उगाना आसान था। ये आसानी से स्व परागकण और पर परागकण कर सकते थे। इसमें स्पष्ट विपरीत लक्षण मौजूद थे, जैसे कि बीज का आकार, फूल का रंग, पौधे की ऊंचाई आदि इन्हें आसानी से देखा जा सकता था, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया दोस्तों। पीएम मित्र पार्क जो कि हम लोग करंट अफेयर के भी सीरीज में बता चुके हैं, पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यह धार जिले में अवस्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि पीएम मित्र पार्क भारत के मध्य प्रदेश के धार जिले में भौसले बदनावर के पास अवस्थित है। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2025 को रखी थी। यह देश का पहला ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क है। यह पार्क कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने के लिए बनाया जा रहा है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। यह भी हम लोग जो है सो बार बार जो है सो इस प्रश्न को हम लोग जोड़ दे रहे थे दोस्तों करंट अफेयर के सीरीज में कि इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो हम लोग जानते हैं कि एंड्रेड ट्रुस्के के द्वारा लिखा गया है। वहां भी हमने बोला था दोस्तों कि यह प्रश्न छपेगा ही छपेगा, और देखिए आपके प्रश्न छप रहे हैं एग्जाम में, है ना। अगला प्रश्न है अमीबा में खाद्य श्रृंखला भोजन ग्रहण करने का क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले अमीबा इसे स्यूडोपोडिया में ग्रहण करता है भोजन को, उसके बाद खाद्य रिक्तिका में जाता है, उसके बाद पाचन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है ना। अगर इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। तो अमीबा भोजन ग्रहण करने के लिए सबसे पहले स्यूडोपोडिया बनते हैं, और स्यूडोपोडिया भोजन को चारों ओर से घेर लेते हैं और अंदर ले लेते हैं, जिसे हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। भोजन कोशिका के अंदर पहुंचकर खाद्य रिक्तिका बनाता है। यही अतः हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था।
खाद्य रिक्तिका में एंजाइम की सहायता से पाचन डाइजेशन होता है। यह पचित भोजन बाद में कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। पहले स्यूडोपोडिया में जाता है, फिर भोजन खाद्य रिक्तिका में जाता है, फिर पाचन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर था दोस्तों। अगला प्रश्न है, मिस मिमोसा मिमोसा जिसे कि छुई मुई के पौधों के छूने पर उनकी पत्तियां क्यों मुड़ जाती है दोस्तों? तो तुरगर दाब में अचानक परिवर्तन के कारण मुड़ जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। अगला प्रश्न है, इसमें हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो मिमोसा छुई मुई पौधे को छूने पर पत्तियां सिस्मोनेस्टी नामक प्रक्रिया के कारण मुड़ जाती है, जिसमें पत्ती के आधार पर्णवृंत, तलप या फिर पुलभिनस में कोशिका के अंदर पानी का दबाव तेजी से बदल जाता है, जिससे पानी निकल कर निचले हिस्से में जमा हो जाता है। पत्तियां सिकुड़ कर बंद हो जाती है, जो शिकारियों से बचाव के लिए होती है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। डेवॉइड टेबल डेवॉइड टेबल के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो इसका सही कथन है, यहाँ अधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है, जिसे छांटकर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी हम लोग देख लेंगे दोस्तों। तो डेवॉइड टेबल का उपयोग मुख्य रूप से कचरा प्रबंधन में किया जाता है। इस स्थान पर एकत्रित कचरे को छांटा जाता है, ताकि पुनः उपयोग योग्य सामग्री को अलग किया जा सके। इसका उद्देश्य रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना होता है। इसलिए कथन सही है, यहाँ कचरा अधिक उत्पन्न होता है, जिसे पुनः उपयोग में लिया जा सकता है ना। अगला प्रश्न है कि कोशिका में प्रजनन कहाँ होता है? कोशिका में प्रजनन कहाँ होता है? तो हम लोग जानते हैं कि नाभिक में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है दोस्तों, नाभिक में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने 1 जुलाई 2025 को इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट के ट्रेडिंग घंटों को 1 घंटे कुल 2 घंटे बढ़ाकर शाम 7 बजे कर दिया है? तो इसे आरबीआई ने किया है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है दोस्तों। यदि किसी वस्तु की ऊंचाई दोगुना कर दिया जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, mgh, और इसका ऊंचाई दोगुना करेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ज्वाला फ्लेम के साथ नहीं जलता है? तो चारकोल जो है सो ज्वाला के साथ नहीं जलता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी हम लोग देख लेंगे कि एलपीजी एक गैस है जो प्रज्वलित होने पर ज्वाला के साथ जलती है, और मोम वैक्स पिघलकर वाष्प में बदल जाता है, और यह वाष्प ज्वाला के साथ जलती है, जैसे मोमबत्ती में। और लकड़ी जो है सो में वाष्पशील हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो जलने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। और चारकोल में क्या होता है दोस्तों, बिना किसी ज्वाला फ्लेम के जलता है, मुख्य रूप से शुद्ध कार्बन होता है, और गर्म होने पर वाष्पीकृत नहीं होता है, जो ज्वाला उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है के बजाय यह चमकता है और गर्मी पैदा करता है दोस्तों। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। वेग समय ग्राफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा में होने पर गति समान त्वरण की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इसमें हम लोग थोड़ा हो सकता है डिस्क्रिप्शन भी देख लें दोस्तों। तो वेग समय ग्राफ की ढाल जो है वो त्वरण के बराबर होती है ना। यदि वेग समय ग्राफ सीधी रेखा हो तो उसकी ढाल स्थिर रहती है, यानी त्वरण समान होता है। ऋणात्मक ढाल का अर्थ है ऋणात्मक त्वरण, ना कि त्वरण कम होना, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। और केवल मूल बिंदु से जाने का अर्थ त्वरण बढ़ना नहीं होता है। यदि ग्राफ क्षैतिज है तो वेग स्थिर और गति शून्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत था, और बी भी हमारा गलत था, ये भी गलत था। या तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर था दोस्तों। परमाणु संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या के नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है ना। तो Z बराबर P बराबर E होता है दोस्तों, यानी कि परमाणु संख्या के बराबर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आता है। हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता 4 होने के क्या कारण है? तो कार्बन के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से इसकी संयोजकता 4 होती है दोस्तों, है ना। फ्यूज तार परिपथ को श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, यह बात सही है दोस्तों। फ्यूज तार उस तापमान पर पिघल जाता है, यह भी बात सही है दोस्तों, है ना। लेकिन जो है सो ये भी और बी दोनों सही है दोस्तों, लेकिन जो आर है वो ये का सही व्याख्या नहीं करता है ना।
आर है वह ए का सही व्याख्या नहीं करता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है दोस्तों, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सक्रियता श्रेणी में कॉपर के ठीक ऊपर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह तत्व है दोस्तों लेड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किस दिन किया है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है 26 मार्च 2025 को किया है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने 26 मार्च 2025 को VLSRSAM का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से किया गया है और VLSRSAM का एक स्वदेशी नौसैनिक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है जो युद्धपोत से ऊर्ध्वाधर रूप से लॉन्च किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्वनि को गमन प्रसार के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ध्वनि को प्रसार के लिए आवश्यकता होती है दोस्तों माध्यम की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ध्वनि आंतरिक तरंग है दोस्तों, है ना। इसके गमन के लिए किसी माध्यम चाहे ठोस द्रव या गैस की आवश्यकता होती है और ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है दोस्तों, है ना, क्योंकि वहां कण नहीं होते हैं जो कि कंपन कर सके और ध्वनि के गति को आगे बढ़ा सके, है ना। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो उसके साथ क्या होता है? तो किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश विरल माध्यम से जैसे कि हवा से सघन माध्यम जैसे कि पानी या कांच में जाती है दोस्तों तो वह विलंब की ओर झुक जाती है यानी कि मुड़ जाती है और इसकी गति चाल धीमी हो जाती है जिससे आपतन कोण और आपतन कोण जो है अपवर्तन कोण से बड़ा हो जाता है, जबकि आवृत्ति जो है सो समान रहती है और लेकिन तरंग दैर्घ्य घट जाती है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है दोस्तों? तो यह अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा आधा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। अर्धसूत्रीय विभाजन जिसको कि मियोसिस कहते हैं दोस्तों, कोशिका विभाजन का एक प्रकार है ना, जो कि गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देता है जिसके परिणाम स्वरूप 4 संतति कोशिकाएं बनती है जिनमें से प्रत्येक में जनन कोशिका की तुलना में आधी संख्या में गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों? तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और फोकस पर बिंदु आकार का बनेगा दोस्तों, यानी कि रियल इन्वर्टेड और पॉइंट साइज एट फोकस बनेगा। अगला प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी हम लोग देख लेंगे दोस्तों कि अनंत पर स्थित वस्तुओं से आने वाली किरण परस्पर समांतर होती है। अवतल दर्पण में समांतर किरणें परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है, इसलिए जो है सो प्रतिबिंब फोकस पर बिंदु के समान वास्तविक और उल्टा बनता है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका जिसको न्यूरॉन में प्रोटीन संश्लेषण के मुख्य कार्य कौन करता है दोस्तों? तो इसका मुख्य कार्य करता है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। राइबोसोम करते हैं जिन्हें कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, किसको? राइबोसोम को, है ना। अगला प्रश्न है, द्विस्थापन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों द्विस्थापन अभिक्रिया के बारे में कि यह इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्क्रिप्शन में भी देख लेंगे कि द्विस्थापन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक अपने अपने आयनों को आपस में आदान प्रदान करते हैं दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विलयन या परिघटना में कणों की यादृच्छिक गति रैंडम मोशन पाई जाती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है, विसरण में पाया जाता है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, विसरण में विलयन के अदृक्ष या अनियमित दिशा में निरंतर गति करते हैं दोस्तों। यह गति कणों की गतिज ऊर्जा के कारण होता है। अगला प्रश्न है,
वाल पश्चिम बंगाल किस राज्य के साथ सीमाला घेरने के लिए एक विशाल ग्रीन वॉल जो है सो बना रही है दोस्तों? तो यह है झारखंड के साथ जो है सो बना रही है प्रदूषण वगैरह को रोकने के लिए दोस्तों, है ना। वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, है ना, ने फैसला किया कि पश्चिम बंगाल में सीमा सीमा से लगते पश्चिम प्रांतों की ओर लगभग 800 किलोमीटर ग्रीन वॉल बायोशील्ड बनाई जाएगी। यह बायोशील्ड विशेष रूप से झारखंड के राज्य की सीमाओं के साथ बनाई जा रही है ताकि झारखंड और अन्य पश्चिमी हिस्सों से होकर आने वाली ट्रांस बाउंड्री वायु प्रदूषण को रोका जा सके, है ना। अगला प्रश्न है, विश्व चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक मुकाबले अंतिम पंघाल ने एक किस खिलाड़ी को हराया? तो एक ही पदक जीता गया है दोस्तों विश्व चैंपियनशिप 2025 में, जो कि कांस्य पदक है। किसने जीता है? तो अमित अंतिम पंघाल ने जीता है दोस्तों। और किसे हरा कर? तो एम्मा जोना डेनिस मालम ग्रेन को हरा करके इन्होंने जीता है दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। और स्वीडन की जो है सो है, स्वीडन की है एमा जोना डेनिस मालम ग्रेन, है ना, जो कि किस भार वर्ग में आती हैं दोस्तों? अंतिम पंघाल भी आते हैं 53 केजी भार वर्ग में, वह जो है फ्री स्टाइल में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 के सीनियर क्रोएशिया के जार्गे में 13 से 21 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया था। और अंतिम पंघाल जो है सो आते हैं 53 केजी वर्ग में दोस्तों, या फ्री स्टाइल में कुश्ती लड़ते हैं। यही हमारा अंतिम प्रश्न था दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।